कहानी की शुरुआत में मिस्टर फैंग नाम करके एक इंसान को देखते हैं। ये समय है 1965 जब वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में आए थे। वो क्लास के बच्चों को माउंट एवरेस्ट के बारे में बता रहे थे। तभी एक बच्चा कहता है कि आप अपनी टीम के साथ माउंट एवरेस्ट पर गए थे, लेकिन ये बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें 1960 यानी कि 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम मिस्टर फैंग की पूरी टीम को देखते हैं जब वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले थे। मिस्टर फैंग का जो कैप्टन था वो सबसे आगे था। तभी इन लोगों को इस बात का एहसास होता है कि तेज तूफान इन लोगों की तरफ आ रहा है। इसी वजह से फिर से ये लोग पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। कैप्टन का सबसे पहला फर्ज था कि वो अपनी टीम को सही सलामत रखे। पत्थर को पकड़ने के बाद भी एक इंसान का हाथ छूट जाता है, लेकिन कैप्टन उसे जाने नहीं देते हैं। वो फौरन जंप करके उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो ऊपर की तरफ जाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए वो नीचे गिरने से पहले अपने कैमरे को उन्हें दे देता है, लेकिन कैप्टन के हाथों से गलती से कैमरा छूट जाता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। काफी समय के बाद जब बर्फीला तूफान थम जाता है तो सभी लोग उठते हैं। सभी लोग देखते हैं कि कैप्टन बर्फ के नीचे दबे हुए थे। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मरने से पहले कैप्टन कहते हैं कि अब से तुम्हारी टीम का लीडर मिस्टर फैंग होगा। वो तुम्हारा कैप्टन है और तुम लोगों को उसकी बातों को मानना होगा। यह कहने के बाद कैप्टन की मौत हो जाती है। इसके बाद ये सभी लोग सबसे पहले स्टेज को पार करके ऊपर की तरफ जाते हैं। ये लोग यहाँ पर हार नहीं मानने वाले थे क्योंकि इन्हें अपने कैप्टन का सपना पूरा करना था। ये लोग सेकंड स्टेप को पार करने के बाद ऊपर चले जाते हैं। इनकी जो सीढ़ियाँ थी वो इनके हाथों से छूट चुकी थी, इसलिए ये लोग ऊपर जाने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं और अगले ही पल ये लोग ऊपर चले जाते हैं। ये लोग लास्ट स्टेप पर थे। इसके बाद ये लोग माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुँच जाते हैं। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद जब ये लोग माउंट एवरेस्ट पर पहुँच जाते हैं तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पर ये लोग अपने चाइना के झंडे को निकाल करके फहरा देते हैं। कामयाबी हासिल होने के बाद ये लोग आसमान में फ्लेयर गन को भी चलाते हैं। यहाँ पर जो मिस्टर फैंग था वो एक जगह पर खुदाई करने के बाद अपने टॉर्च के अंदर अपने चाइना के झंडे को रख करके उसके अंदर रख देता है। खुदाई करने पर मिस्टर फैंग को यहाँ पर एक छोटा सा सामान भी मिलता है। अब बात बात में ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि चाइना के लोग माउंट एवरेस्ट पर जा चुके हैं। हालांकि गए 100 लोग थे, लेकिन कामयाब सिर्फ 3 लोग हो पाए। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें सोइंग को दिखाया जाता है। वो इस समय मेट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि मिस्टर फैंग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर लेने के बाद वो उससे मिलने के लिए आता है। उसे देख करके सोइंग भी बहुत खुश हो जाती है। राष्ट्रीय पर्वतारोही की तरफ से इन लोगों के पास एक चिट्ठी आया था। मिस्टर फैंग के चीफ जब उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो बहुत उदास हो जाते हैं। उस चिट्ठी में लिख करके बताया गया था कि हम इस बात को नहीं मान सकते हैं कि चाइना ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने के बाद हमारे पास एक भी फोटो नहीं है। हालांकि कैमरा जोंगलिंग के पास था, लेकिन कैमरा छूट जाने की वजह से इन लोगों के पास कोई फोटो नहीं है। इसलिए अब अंतरराष्ट्रीय में चाइना का नाम शामिल नहीं होता है और अब पूरी दुनिया को ऐसा लगने लगता है कि चाइना ने सबको झूठ बोला है। चाइना कभी भी माउंट एवरेस्ट पर गया ही नहीं। जोंगलिन उदास होकर के दोबारा अपने ट्रेनिंग कैंप में वापस आ जाता है और जो चैंग बू था वो भी गाँव में आने के बाद अपनी भेड़ बकरियों की देख रेख करने लगता है और जो मिस्टर फैंग थे वो टीचर बन करके बच्चों को पढ़ाने लगे थे। लेकिन मिस्टर फैंग को बच्चों के जरिए आए दिन ये ताना सुनना पड़ रहा था कि उन्होंने झूठ बोला। उनकी टीम कभी भी माउंट एवरेस्ट तक गई ही नहीं थी। हालांकि मिस्टर फैंग बताता है कि हमें माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ये पत्थर मिला, लेकिन फिर भी कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम माउंट एवरेस्ट तक गए थे। अपने कैप्टन के बारे में सोच करके आज भी मिस्टर फैंग बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। खैर, अब इस तरीके से लगभग 10 साल बीत जाते हैं और हमें 1973 का समय दिखाया जाता है। 10 सालों के बाद अंतरराष्ट्रीय की तरफ से फिर से ये अनाउंस हो गया था कि अब सभी लोग माउंट एवरेस्ट पर दोबारा चढ़ाई करने की कोशिश कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारा 1 साल बाद एग्जाम पेपर का समय आता है, ठीक बिल्कुल उसी तरीके से लगभग 10 सालों बाद माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ने का समय होता है और अब वो समय दोबारा आ चुका था। इसलिए मिस्टर फैंग अपने दोस्तों को दोबारा इकट्ठा करने लगता है। मिस्टर फैंग चैन बो को लेकर के जोंगलिन के ट्रेनिंग कैंप में जाते हैं। इसी के साथ जोंगलिन के ट्रेनिंग कैंप में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। जितने भी लोग इस ट्रेनिंग कैंप में आए थे वे सभी लोग माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहते थे। अब देखना यह था कि कितनी टीम माउंट एवरेस्ट पर जाने में कामयाब हो सकती है। मिस्टर फैंग जोंगलिन से ये वादा करता है कि वो इस बार नाकामयाब नहीं होगा। इस बार हम कैमरे को लेकर के ऊपर जाएंगे और पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि चाइना भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकता है। इस समय जोंगलिन सभी लोगों का कैप्टन था। वो सभी लोगों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहा था। अगले ही दिन
दिन से इन सभी लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सब कुछ इन्हें बताया जा रहा था। इस समय ये लोग जो ट्रेनिंग कर रहे थे उसे सिर्फ 3 मिनट में ही पूरा करना था और ये लोग पूरी अपनी जी जान लगा देते हैं, लेकिन 3 मिनट के अंदर कोई भी इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाता है। हालांकि जोंगलिन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों को धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी, तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। तभी इनमें से एक आदमी कहता है कि कोई भी 3 मिनट के अंदर इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर सकता है। यह सुनने के बाद मिस्टर फैंग सामने आता है और वो खुद इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये ट्रेनिंग करने लगता है। जिस ट्रेनिंग को ये लोग 3 मिनट में पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसी ट्रेनिंग को मिस्टर फैंग सिर्फ 2.5 मिनट में ही पूरा करके दिखाता है, जिसे देख करके बाकी के लोग भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और सभी लोगों को ये यकीन हो जाता है कि अगर हम लगातार मेहनत करें तो ये हो सकता है। अगले दिन मिस्टर फैंग सभी लोगों को लेकर के माउंट एवरेस्ट के पास जाता है। माउंट एवरेस्ट के आसपास के नजारे को वो इन लोगों को दिखाना चाहता था और जब ये लोग आसपास का नजारा देखने के बाद लौटने लगते हैं तब इन लोगों को एक तूफान का सामना करना पड़ जाता है। इस तूफान में एक इंसान नीचे की तरफ खाई में गिरता हुआ जा रहा था, लेकिन मिस्टर फैंग अपनी पूरी जान लगा देता है उस इंसान को बचाने के लिए और आखिरी में सीढ़ियों की मदद से वो उस इंसान को बचा भी लेता है। हालांकि इस वजह से उन दोनों को चोट लग गई थी, लेकिन दवाई और इलाज हो जाने के बाद वो बिल्कुल ठीक तरीके से चलने फिरने लगते हैं। अगले दिन ट्रेनिंग कैंप में इनके चीफ भी आ जाते हैं। अचानक से जब मिस्टर फैंग सुइंग को देखता है तो वो उसे देख करके बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि लगभग वो 10 सालों बाद सुइंग को देख रहा था। वो अपनी मेट्रोलॉजी की पढ़ाई पूरी करने के लिए मॉस्को चली गई थी और अब डिग्री हासिल करने के बाद वो इनके ट्रेनिंग कैंप में इसलिए आई है क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने से पहले वेदर की सारी जानकारी वो इन लोगों को देने वाली थी। अब इसके बाद जब ट्रेनिंग कैंप में चीफ आ जाते हैं तो सभी टीम को तैयार कर दिया जाता है। इनमें से जितनी भी टीम थी उन सभी का अलग अलग काम था। एक एडवांस बेस कैंप बनाया गया था जो सिर्फ पर्वतारोहियों के लिए था। मिस्टर फैंग अपनी पूरी टीम के साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए जाता है, लेकिन रात हो जाने के बाद उन्हें एक जगह पर रुकना पड़ जाता है क्योंकि आगे जाना खतरे से खाली नहीं था। तेज तूफान बह रहा था और इस जगह पर जो इन लोगों ने कैंप को लगाया था, तूफान की वजह से वो भी उड़ करके काफी दूर चला जाता है। जो लोग बुरी हालत में थे मिस्टर फैंग उनकी जा करके हेल्प करता है। ये लोग फौरन रस्सी को ले जा करके एक बड़े से पत्थर से बांध देते हैं और उस रस्सी से इन लोगों ने सीढ़ियों को बांध रखा था और सभी लोगों ने सीढ़ियों को पकड़ रखा था ताकि ये लोग तूफान की चपेट में न आ जाएं। अगले दिन सुबह होते होते जब तूफान शांत हो जाता है तो इन लोगों की आंख खुलती है। सुबह हो जाने के बाद सुयोंग को मालूम चलता है कि उसके पैर में बहुत गहरी चोट आ गई है। वो चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए सभी लोग सुयोंग को लेकर के वापस लौट आते हैं। लेकिन ठीक उसी समय जोंगलिन हेडक्वार्टर से फैंग से संपर्क करता है और उन्हें बताता है वेदर की इंफॉर्मेशन देने वाली टीम का कुछ भी अता पता नहीं है। दरअसल तूफान की चपेट में आने की वजह से ये लोग रास्ता भटक गए थे और सुइंग भी इनकी टीम में इनके साथ थी। इन लोगों को ढूंढते हुए यहाँ पर फैंग आ जाता है और इन लोगों को ढूंढ लेता है। जब वो सुइंग के पास जा रहा था तो तभी ऊपर से एक बर्फीला पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन तभी बीच में फैंग आ जाता है और वो पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है। इस तरीके से वो अपने आप को चोट पहुंचा करके सुइंग को बचा लेता है। इसके बाद सुइंग की टीम उसे बाहर निकाल लेती है। इसके बाद मिस्टर फैंग उस पत्थर पर टेक लगाने के बाद खुद भी साइड हट जाता है। इस तरीके से इन दोनों की जान बच जाती है। ये लोग दोबारा वापस कैंप में लौट आते हैं, लेकिन बर्फीला पत्थर मिस्टर फैंग के ऊपर गिरने की वजह से उसे चोट आ गई थी, इसीलिए वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की हालत में नहीं था। लेकिन अब इन लोगों के पास माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय है। जब तक मिस्टर फैंग ठीक होगा तब तक वो समय जा चुका होगा। तब लियांग कहता है कि मैं कैप्टन बन करके अपनी टीम को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहता हूँ। मैंने इसकी पूरी तैयारी भी कर लिया है। मिस्टर फैंग कहता है कि कैप्टन बनना इतना आसान नहीं होता है, ऊपर हर वक्त तुम्हारी जान दांव पे लगी होगी। तभी जोंगलिन कहता है कि यहाँ का चीफ कमांडर मैं हूँ और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम माउंट एवरेस्ट पर जा सकते हो। जोंगलिन के पास सिर्फ 3 दिन का समय था और 3 दिन बाद फिर से इन्हें 10 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए वो लियांग को परमिशन दे देता है और वो अपनी टीम को लेकर के माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाने लगता है। लियांग अपनी टीम के साथ सही सलामत सेकंड स्टेप को भी पार कर चुका था, बस वो माउंट एवरेस्ट के शिखर से सिर्फ 100 मीटर दूर था। अब 100 मीटर की दूरी पार करने के बाद ये लोग माउंट एवरेस्ट की शिखर पर होंगे। ट्रेनिंग कैंप में जब सभी लोगों को मालूम चलता है कि उन लोगों ने सेकंड स्टेप को पार कर दिया है तो ये लोग बहुत खुश
खुश हो जाते हैं। माउंट एवरेस्ट की शिखर पर जाने से पहले ये सभी लोग एक फोटो को क्लिक करते हैं। इसके बाद सभी लोग तैयार होकर के 100 फीट की दूरी तय करने लगते हैं। लेकिन तभी एक का पैर फिसल जाता है और ऑक्सीजन का जो बोतल था वो लियांग के ऊपर आकर के गिर जाता है। अब लियांग ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था और उसके साथ सभी लोग नीचे की तरफ जा रहे थे, क्योंकि जो रस्सी थी वो सभी लोगों के शरीर के साथ बंधा हुआ था और रस्सियों की वजह से ही लियांग नीचे खाई में गिरने से बच जाता है। वो रस्सियों के सहारे नीचे लटका हुआ था। उसे पता था कि अब वो यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा, इसलिए वो अपनी टीम से कहता है कि तुम लोग ऊपर की तरफ जाओ। इसलिए वो कैमरे को निकाल करके अपनी टीम को दे देता है और टीम से कहता है कि तुम लोग ऊपर जाओ, और यह कहने के बाद वो रस्सी को काट देता है। ट्रेनिंग कैंप में जब सभी लोगों को मालूम चलता है कि लियांग की मौत हो चुकी है और जो मिशन था वो फेल हो चुका है, तो एक सन्नाटा छा जाता है। काफी समय के बाद जोंगलिन खुद जा करके लियांग की लाश को लेकर के आता है और वो जोर जोर से रो करके मिस्टर फैंग से ये कहने लगता है कि मुझे लियांग को नहीं भेजना चाहिए था। खैर अब इसके बाद यहाँ पर सब कुछ ठप हो गया था, समय भी बीत चुका था और इसलिए मिस्टर फैंग अपनी टीम से जाकर के कह देता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अब माउंट एवरेस्ट पर हम नहीं चढ़ने वाले हैं, समय समाप्त हो चुका है। इसके बाद जो सोइंग थी वो मिस्टर फैंग से आकर के बात करती है। वो मिस्टर फैंग को बताती है कि हमने हवा के ऊपर रिसर्च किया है, आज से 3 दिन बाद हवा का जो तापमान होगा वो ऊपर के साइड में बिल्कुल कम हो जाएगा, यानी कि तुम अपनी टीम के साथ एक बार फिर से मिल करके माउंट एवरेस्ट के ऊपर जा सकते हो। हालांकि हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय की तरफ से समय समाप्त हो चुका है, मुझे तुम पर भरोसा है, अगर तुम रिस्क लेकर के ये काम करते हो तो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर जरूर पहुंच पाओगे। सुइंग के द्वारा दी हुई जानकारी को सुन करके मिस्टर फैंग बहुत खुश हो जाता है। वो जा करके ये बात जोंगलिन और बाकी के लोगों को बताता है, लेकिन जोंगलिन कहता है कि समय बीत चुका है और हम उन लोगों के खिलाफ में जा करके काम नहीं कर सकते हैं। अगर अब हम ये काम करेंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। हमें अब इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हवा का तूफान कितना तेज होगा। तभी मिस्टर फैंग कहता है कि मुझे सुइंग के ऊपर पूरा भरोसा है, अगर उसने रिसर्च किया है तो वो गलत नहीं हो सकती है। मिस्टर फैंग जाने के लिए तैयार था और चीफ उसे परमिशन दे देता है। मिस्टर फैंग के साथ में जो लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते थे वो उसके साथ में जाते हैं, लेकिन जैसे कि इन लोगों को एक बार फिर से तूफान का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये लोग जिस रास्ते से भाग रहे थे उसी रास्ते पर एक बड़ा सा दरार बन जाता है, मतलब कि अब इन लोगों को जंप करके ये पार करना होगा। हालांकि दरार फटने से पहले मिस्टर फैंग इस खाई को पार कर चुका था और वो रस्सियों को बांध करके दूसरी तरफ फेंक देता है। इसके बाद सभी लोग रस्सियों के सहारे एक एक करके मिस्टर फैंग की तरफ जाने लगते हैं। आखिरी में जिस आदमी के पास कैमरा था वो बीच रास्ते में ही फंस जाता है। तूफान उसके पास आता उससे पहले ही ये लोग उस आदमी को खींचने लगते हैं। हालांकि ये लोग उसे खींच तो लेते हैं, लेकिन तभी वो कैमरा नीचे गिरने लगता है। लेकिन इस बार मिस्टर फैंग उस कैमरे को छोड़ने वाला नहीं था, वो एक जंप करके कैमरे को पकड़ लेता है। तूफान शांत हो जाने के बाद ये लोग मिस्टर फैंग को ढूंढने लगते हैं। ये लोग देखते हैं कि वो बर्फ के नीचे दबा हुआ था और वो सांस नहीं ले पा रहा था। जब ये बात सुइंग को मालूम चलता है तो वो भी रोने लगती है। उसकी टीम मिस्टर फैंग को उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से ही कुछ समय के बाद मिस्टर फैंग फिर से सांस लेने लगता है। वो सुइंग को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद एक बार फिर से पूरी टीम उठती है और आगे बढ़ती है और इसके बाद ये लोग सेकंड स्टेप को पार करने के बाद उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से सिर्फ 100 फीट की दूरी पर माउंट एवरेस्ट का शिखर दिखाई दे रहा था। इतनी ठंडी लगने की वजह से सुइंग की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। उसके मुंह से खून गिरने लगता है। दरअसल उसे निमोनिया की बीमारी हो गई थी। इस समय उसको बचाने के लिए उसकी टीम के पास कोई भी साधन नहीं था। आखिरी में वो जैसे ही मिस्टर फैंग से बात करती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। यह जानने के बाद भी मिस्टर फैंग रुकता नहीं है, बल्कि अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए कहता है। इसके बाद ये लोग उस 100 फीट की दूरी को भी पार करते हैं और ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर फैंग अपने कैप्टन की एक झलक देखता है। खैर इसके बाद वो अपनी टीम के साथ ऊपर जाता है और इस समय ये लोग माउंट एवरेस्ट की शिखर पर पहुंच चुके थे। रेडियो के जरिए ये लोग ये खबर ट्रेनिंग कैंप में पहुंचाते हैं। अब यह सुनने के बाद एक बार फिर से सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सभी लोग ट्रेनिंग कैंप से बाहर आ जाते हैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर अपने झंडे को देखने के लिए। यहाँ पर मिस्टर फैंग जिस जगह पर अपने टॉर्च को रखा था वो दोबारा वहीं से अपने टॉर्च को बाहर निकालता है और उसका वो झंडा आज भी उसी टॉर्च के अंदर था। ये लोग अपने उसी झंडे को माउंट एवरेस्ट के ऊपर लगाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और फोटोज क्लिक करते हैं। इसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।